नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी एनिमेशन फ्रैंचाइज की कहानी में उतरेंगे जो टेक्निकल रूप से शायद हॉलीवुड के बराबर ना हो, जिसका बजट कोई बहुत भारी भरकम नहीं है, फिर भी ये करोड़ों दिलों पर राज करती है। हम बात कर रहे हैं मोटू पतलू की। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एनिमेशन इंडस्ट्री के कई दिलचस्प विरोधाभास छिपे हैं। तो आखिर कैसे एक प्योर देसी शो ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया? चलिए शुरू से देखते हैं। 5 मिलियन, जी हाँ, 5 मिलियन से ज्यादा सोशल मीडिया फॉलोअर्स और लगातार 13 सालों का टेलीविजन रन, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां नए शोज आते हैं और रातों रात गायब हो जाते हैं, वहां इस फ्रैंचाइज ने ऐसी जबरदस्त पकड़ बनाई है जो वाकई हैरान करती है। बच्चे हों या बड़े, लगभग हर कोई इन किरदारों को बेहद अच्छी तरह जानता है। इस मैसिव सक्सेस के पीछे एक बड़ा कारण है इनकी आपस की शानदार केमिस्ट्री। स्क्रीन पर मोटू और पतलू को देखते ही बिल्कुल स्टैन लॉरेल और ओलिवर हार्डी की क्लासिक जोड़ी की याद आ जाती है। एक मोटा और एक पतला, ये एक ऐसी कॉमिक जोड़ी है जिसे पूरी दुनिया में बिना किसी भाषा की रुकावट के समझा जाता है। एक हमेशा मुसीबत खड़ी करेगा और दूसरा अपनी थोड़ी सी समझदारी से उस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगा। तो चलिए अब चलते हैं इनकी शुरुआती जड़ों की तरफ और देखते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा फिनोमिनन शुरू कहाँ से हुआ। इस कहानी की शुरुआत होती है 1969 में, जब लेट पी.के. बजाज ने लॉटपॉट मैगजीन लॉन्च की थी। इसके ठीक बाद 1971 में आर्टिस्ट कृपाशंकर भारद्वाज ने इन दोनों दोस्तों को पहली बार पेपर पर डिजाइन किया और उसके कई दशकों बाद जाकर 2012 में इनका ये 3D एनिमेटेड रूप दुनिया के सामने आया। यानी ये प्रॉपर्टी कोई ओवरनाइट हिट नहीं है, बल्कि दशकों पुरानी एक बहुत बड़ी विरासत का हिस्सा है। इनकी विजुअल आइडेंटिटी देखिए। मोटू अपना वही लाल ट्यूनिक पहने हुए, जिससे छोटा भीम की तरह ही समोसा खाते ही एक अलग लेवल की एनर्जी मिल जाती है। और उसकी बराबरी करता है पतलू, जिसे शहर का सबसे समझदार व्यक्ति माना जाता है और जिसे अखबार पढ़ने का बड़ा शौक है। समोसा और अखबार, बस इन्हीं साधारण सी पसंद और इनकी पक्की दोस्ती ने इन्हें बेहद आम और रिलेटेबल बना दिया है। लेकिन इनका सफर सिर्फ टीवी एपिसोड्स तक रुका नहीं। अब जरा इनके इस विशाल सिनेमैटिक यूनिवर्स पर नजर डालते हैं, जहां इन्होंने एक पूरा नया संसार खड़ा कर दिया है। और ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है इनकी फिल्मों के नाम देखकर। 2013 की मिशन मून से लेकर कुंग फू किंग्स और 2024 की राइज ऑफ ज़ॉम्बीज तक, एक तरफ ये किरदार चांद पे जा रहे हैं तो अगली ही फिल्म में मार्शल आर्ट सीख रहे हैं या फिर ज़ॉम्बीज से लड़ रहे हैं। ये जॉनरा हॉपिंग दर्शाता है कि अजीबो-गरीब और नए एक्सपेरिमेंट्स करने में इनका कोई मुकाबला नहीं है। प्रोडक्शन स्केल की बात करें तो आंकड़े सच में दिमाग घुमाने वाले हैं। 468 से ज्यादा टीवी एपिसोड्स, 24 से ज्यादा फीचर फिल्म्स और हर साल लगातार नए रिलीजेस। एक मार्वल सुपर हीरो यूनिवर्स की तरह इनका प्रोडक्शन शेड्यूल इतना तेज है कि ये किरदार कभी दर्शकों की नजरों से ओझल ही नहीं होते। कम लागत में इतना हाइपर एफिशिएंट आउटपुट देना, सच कीजिए, ये अपने आप में इस इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी तकनीकी उपलब्धि है। पर सच्चाई ये है कि स्क्रीन पर सब कुछ जितना आसान लगता है, पीछे उतना होता नहीं है। चलिए अब 3D एनिमेशन इंडस्ट्री की कुछ कड़वी वास्तविकताओं को समझते हैं। अगर हम इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस रिसर्च की स्टडी को देखें तो उनका साफ तौर पर मानना है कि भारतीय एनिमेशन अभी भी हॉलीवुड फिल्म्स के स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। ये एकेडमिक रिसर्च बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से पॉइंट आउट करती है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुकाबले यहाँ 3D एनिमेशन में अभी भी कुछ टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स और कमियां मौजूद हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है ये बजट का अंतर। भारत में एक एनिमेटर की कॉस्ट लगभग $25 प्रति घंटा होती है, वहीं अमेरिका में ये सीधे $125 प्रति घंटा तक चली जाती है। इस भारी बजट गैप और कम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का सीधा असर फाइनल विजुअल क्वालिटी पर पड़ना तय है। प्रोड्यूसर्स अक्सर लो बजट में ज्यादा रिटर्न की उम्मीद रखते हैं और उन सीमित संसाधनों के बावजूद इतना बड़ा आउटपुट निकालना एक बेहद मुश्किल काम है। इंडस्ट्री के अंदर से भी लगातार ये आलोचना मिलती है कि कई बार कैरेक्टर डिजाइन और एनिमेशन टेक्निक उतनी पॉलिश्ड नहीं होती और कभी-कभी कहानियां या थीम्स ओरिजिनल लगने के बजाय दूसरी जगहों से प्रेरित लगती हैं। ये वो लगातार चुनौतियां हैं जिनसे हमारे लोकल एनिमेशन स्टूडियोज हर रोज जूझते हैं। लेकिन ठहरिए, इन सभी तकनीकी आलोचनाओं और बजट की कमियों के बावजूद इस शो का जो बिजनेस और कल्चरल इम्पैक्ट है वो सच में हैरानगेज है। इनका ब्रांड एसोसिएशन देखिए।
भारतीय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स एजुकेशन देने के लिए मोटू पतलू का इस्तेमाल करता है। ऑस्ट्रियन एम्बेसी टूरिज्म बढ़ाने के लिए इनकी मदद ले रही है। क्योर फूड्स के साथ मिलकर इनके नाम पर स्पेशल पिज्जा और केक मील्स बिक रहे हैं। और तो और मैडम तुसौड्स में इनके इंटरैक्टिव पुतले तक मौजूद हैं। एक कार्टून कैरेक्टर्स का टैक्स प्रणाली से लेकर यूरोप के टूरिज्म तक जुड़ना इनकी नाकाबिले यकीन कल्चरल पहुंच को साबित करता है। तो आखिर वो कौन सा जादुई फॉर्मूला है जो इन कैरेक्टर्स को सारी तकनीकी कमियों के बाद भी इतना सक्सेसफुल बनाता है? चलिए इस राज को खोलते हैं। ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। आखिर क्यों एक ऐसी सीरीज जिसका बजट इतना सीमित है और जो टेक्निकल रूप से बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, वो एक इतने बड़े मार्केट पर अक्षुण्ण राज करती है? आखिर ये काम कैसे करता है? इसका सबसे असरदार जवाब है प्योर देसी स्लैपस्टिक कॉमेडी और हमारी मिट्टी से जुड़े रिलेटेबल कैरेक्टर्स। इनकी कॉमेडी में मौजूद चतुराई, स्थानीय मजाक और डॉक्टर झटका या इंस्पेक्टर चिंगम जैसे किरदार दर्शकों से सीधा रिश्ता बनाते हैं। एक उड़ता हुआ समोसा या चिंगम के डायलॉग बोलते ही सिर पर गिरने वाला नारियल, ऐसी साधारण सी चीजें कई बार सबसे महंगे ग्राफिक्स से भी ज्यादा हंसी दे जाती हैं। और इस पूरे मैजिक के पीछे एक बहुत बड़ा नाम है, वॉइस एक्टर सौरभ चक्रवर्ती। ये बात सच में किसी चमत्कार जैसी है कि एक ही कलाकार अकेले अपने दम पर मोटू, पतलू, डॉक्टर झटका, इंस्पेक्टर चिंगम और न जाने कितने और किरदारों को आवाज देता है। इससे पहले उन्होंने ऑगी एंड द कॉकरोचेस में भी वही आवाज का जादू किया था। एक तरह से देखा जाए तो इनकी ये अलग अलग आवाजें ही इस शो की असली जान है। अब इस स्लाइड के इस मजेदार किस्से को देखिए। एक एपिसोड में जब हमारे हीरोज 1000 साल पुराने खतरनाक शैतान मिस्टर डी का सामना करते हैं, तो वो किसी जादुई तलवार से नहीं बल्कि तरबूज से हमला करते हैं। शैतान को तरबूज खिलाकर और उस पर कीचड़ फेंककर दुनिया बचाने का ये जो अजीब और स्लैपस्टिक अंदाज है ना, ये सफलता की गारंटी है। ये दिखाता है कि कॉमेडी किस तरह किसी भी सीरियस सीन को पल भर में मजेदार बना सकती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर कोई फ्रेंचाइज अपने तरबूजों और $25 प्रति घंटे के बजट के साथ एक पूरे देश और संस्कृति पर राज कर सकती है, तो एक बढ़िया कहानी की असली कीमत होती क्या है? क्या करोड़ों दिलों को जीतने के लिए हमेशा महंगे ग्राफिक्स ही जरूरी है, या लोगों को अपनापन और खुशी देने वाली साधारण सी कहानियां ही सबसे ज्यादा कीमती हैं? इस सोचे समझे विचार के साथ हम इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं।